कि वह अपनी फिल्म को लेकर हो रही राजनीति से बेहद आहत हैं और इंसाफ नहीं मिला तो वो देश भी छोड़ सकते हैं। कमल हसन ने कहा है कि अगर उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली तो वे देश को छोड़कर चले जाएंगे। हसन ने यहाँ तक कहा कि अगर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा और इंसाफ नहीं मिला तो वह भी एमएफ हुसैन की तरह देश छोड़ सकते हैं। कमल हसन ने कहा है कि वे धर्मनिरपेक्ष देश में ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि विश्वरूपम को हाई कोर्ट से तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अर्जी दायर की है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि केस अभी तक कोर्ट में है। जी अभी तक नहीं, बट अगर जरूरत पड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी ए सेकुलर मैन जहाँ दीज थिंग्स डोंट टच मी ऑन। बड़े भाई एमएफ हुसैन साहब had to go out of India for the same reason. The same reason I would also go. I'm not blaming one religion. आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने कल कमल हसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी फिल्म विश्वरूपम पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था और उसके प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की एकल बेंच के खिलाफ डबल बेंच में जाकर याचिका दायर कर दी है। नितिन गडकरी के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष न बन पाने पर विवाद अभी थमा नहीं है। आरएसएस के प्रचारक एमजी वैद्य का कहना है कि नितिन गडकरी बीजेपी की आंतरिक राजनीति का शिकार हुए हैं। एमजी वैद्य ने यह भी शक जताया है कि बीजेपी में जो लोग गडकरी का विरोध कर रहे हैं उनमें और सरकार में साठगांठ है। आरएसएस के प्रचारक एमजी वैद्य के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि वैद्य ने कोई नया खुलासा नहीं किया है, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी फूट की पुष्टि की है। दिन अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले थे, उसके पहले दिन ये समाचार आया तो स्वाभाविकता से ऐसा संशय लोगों के मन में आया। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी, मैंने वो ये नहीं बता सकते आखिर संशय और सही क्या, तो ये कौन बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता सही क्या है। बाद आया इसलिए उसके कारण आया, ऐसा समझना भी ठीक नहीं, लेकिन ऐसी शंका आ सकती है, उसका मैंने उपयोग करके कहा कि ऐसी शंका आ सकती है लोगों के मन में, उसका निराकरण करना उनके ऊपर निर्भर है। गौरतलब है कि संघ चाहता था कि नितिन गडकरी बीजेपी के दोबारा अध्यक्ष बने। 23 जनवरी को आयकर विभाग के छापे के चलते नितिन गडकरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आएंगे? उद्धव ठाकरे के एक इंटरव्यू के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के साथ आने पर अपना बयान दिया है। उद्धव ने कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बताओ बजती है क्या? इस सवाल का जवाब मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उत्तर ही चाहिए तो इसके लिए हमें एक साथ आमने सामने बिठाओ। राज ठाकरे के साथ आने के उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ने शुरुआत की है और अब राजनीति नई राह की तरफ जाएगी। आप ये भी जान जाए कि ये पूरा इंटरव्यू है, ये शिवसेना किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में जाना चाहते हैं, और कहीं भी शिवसेना की जो भक्कम एकजुट है वो उद्धव जी रखना चाहते हैं। बाला साहब की जो शिवसेना थी वही शिवसेना उद्धव जी आगे लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की शिवसेना है वो मजबूती से रहे, आगे जाए, और लेकिन ये सवाल है एक साथ आने का, दोनों को एक साथ पूछो। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में जम्मू कश्मीर से आए बाल संत सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये बाल संत वैदिक परंपराओं और भागवत भक्ति में इतने लीन हैं कि लोग इन्हें भागवत राम के नाम से ही पुकारते हैं। इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं। युवा संतों के अलावा महाकुंभ में बाल संतों का एक ऐसा समुदाय भी आया हुआ है जो देश के आतंकवादी इलाकों से आया हुआ है। बाल संतों के इस समुदाय में जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों के बच्चे शामिल हैं, जो आतंकियों की दहशत के बावजूद अपने सूबे को छोड़कर वहां से नहीं गए और उसी जगह रहकर उन्होंने खुद को वैदिक परंपराओं और भागवत भक्ति में इस कदर रंग लिया है कि इनकी पहचान ही बन गई भागवत राग। 80 की तादाद में महाकुंभ में आए ये बाल संत लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आए ये बाल बैरागी
श्री लीला प्रभुपाद इंटरनेशनल गुरुकुल के सदस्य हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक महाकुंभ में राम और कृष्ण के नाम का गान कर रहे हैं। आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना पूरे विश्व में की, संस्कारों को अगर नष्ट भ्रष्ट करने वाला आज कोई क्षेत्र है तो वो शिक्षा ही है। तो शिक्षा को फिर से हम अगर गुरुकुल, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय संस्कृति की, उसको फिर से पुनः स्थापित किया जाए, निश्चित रूप से वो हमारे सामने उसका प्रमाण है। ये बाल संत न सिर्फ आपस में भाईचारा बनाने की अपील भी कर रहे हैं, लोगों से अलगाव और नफरत की राजनीति से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के समाप्ति का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभागों में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है। 2012-13 वित्तीय वर्ष का अंतिम समय नजदीक आने के साथ ही तमाम विभागों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभाग वित्तीय वर्ष के बजट में प्राप्त धनराशि को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। जिला पंचायत नैनीताल में भी कमोबेश यही नजारा देखने को मिल रहा है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले बजट का पैसा खर्च करने के लिए विभाग में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। जिला पंचायत नैनीताल के खातों में अभी वित्तीय वर्ष 2012-13 का 1 करोड़ 39 लाख रुपया शेष बचा है, जिसे समय रहते खर्च करने की कवायद जिला पंचायत ने तेज कर दी है। सभी जिला पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को विकास कार्यों के लिए 5 लाख का आखिरी बजट मिलेगा। जिला पंचायत सदस्यों को 2012-13 वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले इस बजट को खर्च करना होगा। साथ ही 31 मार्च से पहले तमाम विकास कार्यों को भी पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली कांड के बाद जहां पूरे देश में दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है, वहीं बरेली शहर में हुई है एक सनसनीखेज वारदात, जहां रिश्ते के भाई ने अपनी ही 3 साल की मासूम बहन को बना डाला हवस का शिकार। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये मासूम सा दिखने वाला लड़का 11वीं का छात्र है और इसने अपनी 3 साल की बहन के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार के बाद से लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बच्ची की मां किसी काम से बाजार गई थी और अपनी लड़की को उसी रिश्ते के भाई के हवाले कर गई थी, लेकिन जब 1 घंटे बाद वो घर लौटी तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और दर्द के मारे रो रही थी। लड़की की मां कुछ समझ नहीं पाई और पड़ोस के डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बरेली की कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस तरह की घटना ने एक बार फिर रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। दया नहीं, सहयोग चाहिए, भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए। जी हाँ, विकलांगता कोई अभिशाप नहीं। अगर आपके अंदर पितृत्व है तो पितृत्व कभी उम्र और तारीख की मोहताज नहीं होती। बदायूं प्री इंटीग्रेशन कैंप में जिंदगी जीने का सलीका सीख रही है मासूम, इसकी जीती जागती मिसाल हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के इस रूप को बच्चों के माता पिता उस समय अभिशाप मान लेते हैं जब यह शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों को अगर सही तरह से प्रशिक्षण दिया जाए तो ये भी किसी समान बच्चों से कम नहीं होते। बदायूं के सलारपुर ब्लॉक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मूक बधिर एवं दृष्टिहीन बच्चों के लिए 10 माह के आवासीय प्री इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को आधुनिक उपकरणों के साथ शिक्षा और खेलकूद एवं रोजमर्रा के सभी काम सिखाए जा रहे हैं। इस कैंप में पूरे जनपद से मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को लाकर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैसे तो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ये प्रशिक्षण कैंप केवल 10 महीनों का है, लेकिन इस कैंप में इन विकलांग बच्चों को सिखाने वाले शिक्षक इन्हें इतना कुछ सिखा रहे हैं कि ये अपनी बाकी जिंदगी एक बेहतर अंदाज से जी सकें। जी सर, हम 21 अगस्त को यहाँ पे आए थे और यहाँ आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और टेला फ्रेम जैसे अवेकस और ये जो पेपर में जो लिखते हैं ये सब मैं बहुत अच्छा सीख चुका हूँ। यहाँ जिंदगी जीने का हुनर सीखने के बाद ये मासूम दुनिया की भीड़ में आम बच्चों की तरह जीना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि जहाँ एक तरफ शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं अगर इन विकलांग बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद ये मासूम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। सहारनपुर में एक युवक शोले फिल्म का वीरू बन गया। हाथों में तिरंगा झंडा थामे ये युवक कोट रोड पर स्थित रेलवे विभाग के सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ बैठा। पहले जून माह में भी ये युवक इसी तरह से अपनी मांग मनवाने के लिए ऊंचे टावर पर चढ़ गया था, मगर अधिकारियों के आश्वासन पर नीचे उतर आया था। थाना देहात कोतवाली के गांव लखनौती के रहने वाले बबलू ने 1.5 साल पहले एक ट्रैक्टर एजेंसी से अपना पुराना ट्रैक्टर देकर नया ट्रैक्टर खरीदने का सौदा तय किया था। वहीं बबलू के मुताबिक उसने तमाम रकम अदा कर दी थी, लेकिन ट्रैक्टर एजेंसी के लोगों ने उसकी फाइनेंस की फर्जी फाइल तैयार कर लोन भी हड़प लिया। तब से बबलू आरोपी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को थाना और पुलिस के चक्कर काट रहा था।
थक हार कर बबलू जून के महीने में एक टावर पर चढ़ बैठा, मगर अधिकारियों के रिपोर्ट लिखवाने के आश्वासन पर नीचे उतर आया था। बाद में रिपोर्ट तो दर्ज हुई, मगर पुलिस ने आरोपियों से सांठ-गांठ कर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। नतीजे ये हुआ कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। 150 फीट ऊपर तिरंगा लिए बैठा ये युवक पुलिस अफसरों से इंसाफ मांग रहा है। अभी तक युवक टावर के ऊपर है और अधिकारियों ने भी इसकी सुध लेने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाई है। देखने वाली बात अब ये होगी कि अगर इस युवक ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई एक छात्र की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां इस मामले में आज हजारों लोगों ने डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्र के हत्यारों को फांसी देने व पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र के गांव पबरसा में ITI में पढ़ने वाले दीपक प्रजापति नाम के एक छात्र की गांव के ही एक लाला नाम के दबंग युवक ने मामूली सी बात को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपक के हत्यारों को पकड़ लिया था। वहीं दीपक अपने घर में एकलौता कमाने वाला था और दीपक की मौत से दीपक के परिजनों का अब कोई सहारा नहीं रहा। वहीं आज प्रजापति वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भारत के बैनर तले प्रजापति समाज के हजारों लोगों ने मेरठ डीएम ऑफिस पर जोरदार हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि दीपक अपने परिवार का एकलौता सहारा था, जिसे दबंगों ने दबंगाई दिखाते हुए मौत के घाट उतार दिया। अब दीपक के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसे देखते हुए दीपक के परिवार वालों को 5 बीघा जमीन व 20 लाख रुपए मुआवजा और दीपक की छोटी बहन को सरकारी नौकरी दिए जाने के साथ साथ आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं प्रजापति समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगे आखिर कब पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे और अपने आप को समाज का हिस्सा भी कह सकेंगे। लखनऊ में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सूबे की जेलों में बंद कैदियों की कलाकृतियों का उद्घाटन किया, जिसे देखने के लिए न केवल मंत्री बल्कि कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जेलों में बंद कैदियों को समाज में शामिल करने की नई पहल अखिलेश यादव की सरकार ने की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगभग 25 जेलों के कैदियों ने अपने हुनर का परिचय देते हुए कई शानदार कलाकृतियों को अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों के सामने पेश किया। इन कलाकृतियों को नाम भी दिया गया काराकृति। इस काराकृति का शुभारंभ करने और कैदियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ सूबे के जेल मंत्री राजा भैया भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई मंत्री भी कैदियों की बनाई हुई काराकृति को देखने के लिए गए थे। उनका भी कहना है कि इस शुरुआत से कैदियों के अंदर की प्रतिभा को बाहर लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कैदी भी अपने आप को समाज से अलग थलग न महसूस करें। साथ ही ये भी कहा कि इन कार्यक्रमों से कैदियों के अंदर की नकारात्मक सोच को भी खत्म किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेल विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि सूबे की 25 जेलों के कैदियों ने ये कलाकृतियां बनाई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की पेंटिंग कैदियों ने बनाई है उस तरह की पेंटिंग कोई अच्छा कलाकार भी नहीं बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग को बनाने वाले कैदी भी खासे उत्साहित नजर आए। उनका भी ये कहना है कि इस तरह से वो समाज में न केवल सम्मान के साथ रह पाएंगे बल्कि उनकी अलग पहचान भी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है और हमारे प्रमुख सचिव गृह के प्रेरणा से ये हम लोगों का प्रयास रहा है कि जो जेल में कैदी बंद हो जाते हैं तो एक तो उनको उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको हम लोग तराशें, जिससे कि जब वो बाहर निकल के जाएं तो अपने को समाज से अलग थलग न महसूस। बहरहाल सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि जेलों में बंद कैदियों को न केवल ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी बल्कि उनके सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। शुरुआत तो हो गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की शुरुआत का फायदा क्या वाकई असल जरूरतमंद कैदियों को मिल पाता है या नहीं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर सर्वधर्म पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। गांधी जी की पुण्यतिथि पर जहां आज पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर भी सर्वधर्म पाठ करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां मौजूद थे
और सबने मिलकर गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में जहां सर्वधर्म पाठ का भी आयोजन किया गया, वहीं सबने मिलकर गांधी जी की बातों और विचारों की भी चर्चा की और उनके विचारों को याद किया। राष्ट्रीय लोक दल ने भी अखिलेश सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं,